गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर स्टार्टिंग और चैप्टर ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे। क्या होता है ग्रेविटेशन, कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं और क्या इम्पोर्टेंस होती है ग्रेविटेशन की। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, मोशन चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट्स जब मोशन में होते हैं तो उन पर कुछ फोर्स लगता है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हमारे पास जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, तो ये वर्ड आप लोगों ने पहले सुन चुके हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है। ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। शायद आप लोगों ने कहानी सुनी होगी पहले कि हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने इस ग्रेविटेशन की खोज की थी, उन्होंने डिस्कवर किया था इसको। और कैसे डिस्कवर किया था इसके बारे में भी शायद आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। क्या होता है, एक बार वो एक किसी ट्री के नीचे बैठ के किताब पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उनके सिर पे एक एप्पल आके गिरा। तो एप्पल आके गिरा और उसके बाद में उन्होंने दिमाग में आइडिया आया, उन्होंने सोचा कि क्या रीज़न हो सकता है कि एप्पल आके नीचे गिरा, या कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, तो वो नीचे की तरफ ही क्यों जाता है, वो ऊपर भी जा सकता है, या वो हवा में ही क्यों नहीं रह जाता। तो ये आइडिया उनके दिमाग में उस टाइम पे आया था आइजैक न्यूटन ने, और उन्होंने ही बाद में इस पर रिसर्च की, एनालिसिस किया, उसके बाद डिस्कवर किया कि ग्रेविटेशन क्या चीज़ होती है, कैसे काम करती है, क्यों होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की है। तो ये जो ग्रेविटेशन होता है, ये सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे, वो होती है ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है। तो ग्रेविटेशन का जो कॉज है या किस चीज़ के कारण, इसे क्या चीज़ है जिसके कारण ग्रेविटेशन जैसी चीज़ होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या कोई चीज़ अट्रैक्ट होती है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ हमको जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है बेटा, वो याद रखेंगे हम लोग कि ये डिपेंड करता है मास पे। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वो ग्रेविटेशन उसमें होगा, ठीक है। तो सबसे हमारा जो यूनिवर्स है पूरा, इसमें दो ही तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है मास और एक है एनर्जी, ठीक है। तो हमारे सराउंडिंग में, पूरे यूनिवर्स में या हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें दिखते हैं वो दो फॉर्म में हो सकती है, या तो वो एनर्जी के फॉर्म में होंगी या तो वो मास के फॉर्म में होगी। तो अभी हम एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे सराउंडिंग में, सबके पास क्या है, मास है। चाहे वो लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि हमारी अर्थ है ना, अर्थ, सन, मून, प्लैनेट्स, स्टार्स, ये सब बड़े ऑब्जेक्ट्स हो गए, लार्जर ऑब्जेक्ट्स हो गए, इनके पास भी क्या है, मास। या हम किसी छोटे ऑब्जेक्ट्स की बात कर लें, जैसे टेबल, चेयर, फैन, रूम, बिल्डिंग्स, इन सब ऑब्जेक्ट्स के पास भी क्या है, मास। या फिर हम और स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स पे चले जाएं, हम एटम्स पे चले जाते हैं, पार्टिकल्स पे चले जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पे चले जाते हैं, तो उनके पास भी क्या होता है, मास। और हम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करें तो हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास भी क्या होता है, मास। तो ये जो मास होता है, एक वर्ड हमारे दिमाग में आ रहा होगा, ये मास जो है ऑब्जेक्ट का, यही रेस्पॉन्सिबल होता है किसके कारण, ग्रेविटेशन के लिए। ग्रेविटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मास, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हर वो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में जिसके पास क्या है, मास है, उसके पास क्या होगा, अपना एक ग्रेविटेशन होगा। या हम बोल सकते हैं कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकेगा, अट्रैक्ट कर सकेगा, ठीक है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास नहीं है, तो ऐसा तो कोई ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है जिसके पास मास नहीं हो। अगर कोई चीज़ है ऐसी जिसके पास मास नहीं है, जिसका मास इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता है, इट मीन्स वो कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट हो चुका है, एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। और एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है तो वहाँ पर हम ग्रेविटेशन की बात नहीं करें, मतलब उस ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस है तो उसके पास मास होगा, भले वो चाहे कितना ही छोटा ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हो, मतलब उसका मास जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, और जीरो से ग्रेटर होगा, चाहे वो कितने बहुत ही स्मॉल मास हो, पर मास होगा, ठीक है। तो हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पास क्या है, मास है। और वो मास के कारण उनके पास एक प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन पे हम और आगे बात करते हैं कि हमारे पास जितने भी हमारे सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स हमको दिख रहे हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो ट्रीज़ हों, बिल्डिंग्स हो, कार्स हों, बस हो, ट्रेन, ट्रैफिक, स्टोन्स है, माउंटेन्स हैं, रिवर है, वाटर है,
सब चीज़ें जो भी सराउंडिंग में हमको दिखाई दे रही है, हर सारी की सारी चीज़ें जो हैं अर्थ के सरफेस पे स्टिक्ड हैं, चिपकी हुई है, रखी हुई हैं, बाउंडेड हैं, ठीक है, फ्री नहीं है, निकल के कहीं जा नहीं सकती, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्यों रखी हुई है, इसका एक रीज़न है, क्योंकि अर्थ के पास एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक फोर्स है जो क्या कर रखा है, जिसने इन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, चिपका के रखा हुआ है अर्थ के सरफेस के ऊपर, ठीक है। और उस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर तो दूर ले जाते हैं तो हमको उस पर क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं ना, उठाते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, एक फोर्स लगाना पड़ता है। और फोर्स लगा दें ना, हम कैसे फील करेंगे उसको, कि जैसे हम किसी से कुछ चीज़ छीन रहे हो, उससे हम लेते हैं ना, और वो उस चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक फ्रेंड है, वो उसके पास कोई बुक है और वो बुक आपको चाहिए, पर वो बुक आपको देना नहीं चाहता, तो आप क्या करेंगे, उसको पुल करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, और वो भी उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ज़ोर से फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि आप उसको उससे ले सकें। और जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे बीच में, वो ऑब्जेक्ट वापस क्या होगा, उसी के पास चला जाएगा, क्योंकि उसका फोर्स कंटिन्यूस लगा हुआ है। आपने जैसे फोर्स रिलीज कर दिया, वो वापस उसी के पास चला जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ का भी यही इसी तरह का मैकेनिज्म है। अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को फोर्स के थ्रू अपनी तरफ क्या है, खींच के रखे हुए, पकड़ के रखे हुए, ठीक है। हम जब उससे कोई ऑब्जेक्ट लेने की कोशिश करते, छीनने की कोशिश करते, तो हमको क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं ना, जैसे आप बकेट को उठाते हैं, ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, मतलब हमने क्या किया, उसको अर्थ से लेने की कोशिश की, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। और जैसे ही आप उस फोर्स को रिलीज़ करेंगे, छोड़ेंगे, वापस से वो बकेट जो है वो कहाँ आ जाएगी, अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। किसी स्टोन को आपने फोर्स लगाया, ऊपर की तरफ थ्रो किया, थ्रो करने के बाद क्या होगा, स्टोन कुछ हाइट तक जाएगा, और उस हाइट तक जाने के बाद क्या होगा, स्टोन वापस से अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। जगह पर मतलब वापस डाउनवर्ड वापस आएगा, डाउनवर्ड मतलब अर्थ के पास, अर्थ के सरफेस की तरफ वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमको मैकेनिज्म दिखाई दे रहा है, ये किसके कारण दिखाई दे रहा है, ये हमको दिखाई दे रहा है ग्रेविटेशन के कारण, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया कि अर्थ जो है वो एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में। या हम यूनिवर्स की बात नहीं करें, हम हमारे कंपैरिजन में बात करें, अपने मास के कंपैरिजन में बात करें, या जिन चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उस कंपैरिजन में बात करें, तो अर्थ का मास क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसीलिए उसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा है, और वो हमको बहुत ही ईजीली दिखाई देता है। तो क्या छोटे ऑब्जेक्ट्स के पास भी ग्रेविटेशन होगा, हमको लगता है इस तरह का, कि क्या छोटे ऑब्जेक्ट्स के पास भी ग्रेविटेशन होगा। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही बोलता है, या ग्रेविटेशन में जो न्यूटन ने आगे डिस्कवर किया, वो सारी चीज़ें यही थी कि ये जो फोर्स लग रहा है, क्या ये सिर्फ अर्थ के ऊपर लग रहा है, या ये फोर्स अर्थ यूनिवर्स में और भी ऑब्जेक्ट्स की तरफ लगेगा। तो फिर उन्होंने एनालिसिस किया, तो हमारे सराउंडिंग में हम लोग जो चीज़ें देखते हैं, क्या क्या देखते हैं हम देखते हैं मून, सन, स्टार्स, तो सभी प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, किसके अराउंड, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। देखिए, जितना भी हमारा सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम का जो मास है, आपको क्या लगता है, सोलर सिस्टम का जो पूरा मास होगा, वो मास कहाँ पर होगा, क्या इमेजिन कर सकते हैं। तो शायद आप लोगों को इमेजिनेशन करने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर फिर भी आपके लिए डाटा बहुत ही फैक्ट है कि जो जितने भी हमारे प्लैनेट्स वगैरह है ना सोलर सिस्टम में, सभी प्लैनेट्स का मास भी मिला के पूरे सोलर सिस्टम के मास के 1% के इक्वल भी नहीं है। हमारा पूरे सोलर सिस्टम का 99% से भी ज़्यादा मास किसके अंदर है, सन के अंदर है। जो हमारा सन है ना, उसका मास जो है पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सभी के मास में के पर बेसिस पे अगर कंपैरिजन करें, तो उसका मास कितना है, 99% से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बड़ा एक अलग टाइप का फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, इसको आप चेक कर सकते हैं थोड़ा सा नेट पे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब पूरा मास कहाँ पर है, सन के पास है, तो अल्टीमेट ग्रेविटेशन फोर्स किसका होगा, अल्टीमेट ग्रेविटेशन फोर्स होगा हमारे
सन का। और सन के जो ग्रेविटेशन फोर्स हैं वो फोर्स क्या कर रहा है, करके रखा हुआ है, सभी प्लैनेट्स को बाउंड करके रखा हुआ है, खींच के रखा हुआ है, ठीक है। इसी के कारण क्या होते हैं, हमारे सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। तो जैसे आप लोगों ने ये देखिए एक डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर एक डायग्राम है एक्टिविटी में, ये देख रहे हैं आप। इसमें क्या कर रहा है, ये जो स्टूडेंट है एक स्टोन को थ्रेड से बांध के क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घुमा रहा है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, घुमा रहा है, तो यहाँ पर ये स्टोन की सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, कभी किया है आप लोगों ने ऐसा? आप लोग कभी खेलने जब नहीं किया है अगर आप लोगों ने, तो आपको ये करके देखना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है ये। तो करके देखेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं बताता हूँ आपको कि इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, जब हम स्टोन को घुमाएंगे तो वो स्टोन क्या करेगा, अपने आप को बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, और वहाँ पर जो थ्रेड है वो थ्रेड एक बाउंडिंग फैक्टर का काम करेगा, और उस थ्रेड पे हम क्या लगाएंगे, एक फोर्स लगाएंगे, हमको उसको सेंटर पे टाइट पकड़ना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या होगा, सेंटर एक सर्कुलर पाथ में रोटेट होगा। जैसे ही हम उसका फोर्स छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे उसको, वो स्टोन क्या होगा, एक पाथ में सीधे स्ट्रेट चला जाएगा। और वो पाथ जो होता है उस पाथ को हम बोलते हैं टेंजेंशियल पाथ। कौन सा पाथ बोलते हैं उसको, यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है टेंजेंशियल पाथ। तो टेंजेंट क्या हो गई, ये देखिए ये जो पॉइंट है हमारा बी, ये जो बी पॉइंट है, और इस बी पॉइंट से अगर हम देखें तो ये जो डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या कहला रही है, टेंजेंशियल डायरेक्शन कहला रही है। ए की तरफ और सी की तरफ कैसी डायरेक्शन होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन याद रखना है आपको कि अगर हम इस बी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये हमेशा कितनी होती है, 90 डिग्री पे होती है रेडियस से, ठीक है। तो जब स्टोन को हम रिलीज़ करते हैं तो किस डायरेक्शन में जाएगा, अगर इस तरह से मोशन हो रहा है, इस तरह से, और अगर हम बी पॉइंट से रिलीज़ करेंगे तो किस डायरेक्शन में जाएगा, स्टोन ए की डायरेक्शन में जाएगा, बी पॉइंट से अगर रिलीज़ करते हैं। और अगर इसको हम रिवर्स करते डायरेक्शन को, अगर वो इस तरह से रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर हम बी से रिलीज़ करते हैं तो वो स्टोन किधर चला जाएगा, सी की डायरेक्शन में चला जाएगा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट क्यों समझा है, इस एक्सपेरिमेंट में ये बात की है कि ये जो स्टोन है हमारा, इसके लिए इस सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड होगी, एक फोर्स रिक्वायर्ड होगा जो किधर लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। और इस सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं इसको। और इससे अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये दो टाइप के फोर्सेस होते हैं जो सर्कुलर मोशन में लगते हैं, ठीक है। जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, केमिस्ट्री वाले पोर्शन में पढ़ेंगे आप, जहाँ मिल्क का जो फैट निकालते हैं ना, तो फैट निकालने वाली जो मशीन होती है उस पर जो फोर्स लगता है या उस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जो मिल्क होता है उसको तेज़ी से स्पीड के साथ रोटेट करते हैं, स्पीड के साथ जब रोटेट करते हैं तो वो जो फैट होता है और जो वाटर होता है वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जो हेवी ऑब्जेक्ट होता है वो आउटसाइड फोर्स लगता है उस पर, और जो लाइट ऑब्जेक्ट होगा वो अंदर की तरफ रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, मिल्क में से फैट सेपरेट हो जाता है और फिर उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ी सी हम चीज़ें इधर उधर की बातें करने लग गए। इसमें क्या है, ज़रूरी है ये जब टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं। यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये हमारा एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, इसमें देख सकते हैं आप कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 8th और 9th चैप्टर में फोर्स के बारे में पढ़ा है, मोशन के बारे में पढ़ा है। फिर उसमें आगे बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो कहाँ जाता है, फॉल्स टूवर्ड द अर्थ, अर्थ के तरफ वो फॉल होता है, ठीक है। तो वो फॉल किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण हो रहा है। जो हमारे सन है, मून है ना, इनके सब का मोशन जो है वो किसके कारण है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और किसने डिस्कवर किया था इसको डिस्कवर किया था हमारे साइंटिस्ट हैं सर आइजैक न्यूटन, सर लगा हुआ इनके नाम के आगे, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया था ग्रेविटेशन फोर्स को।
और इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशन फोर्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और सारी चीज़ें जो है आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, मज़ा आएगा आपको इस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है। और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द ग्रेविटेशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, we shall discuss the motion of an object under influence of gravitation force on earth. We shall study how weight of body vary from place to place. We shall also discuss the condition for the objects to float in the liquid. तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है हमको बहुत भारी लगता है अगर वो नॉर्मली होता है, या ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो किसके कारण होता है, तो वो वेट किसके कारण होता है, ग्रेविटेशन फोर्स कारण, क्योंकि अर्थ जो है उस चीज़ को क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, पुल कर रही है, ठीक है। तो वो क्या बना रहा है, एक एडिशनल फोर्स बना रहा है जिसके कारण ऑब्जेक्ट्स हमको कैसे लगते हैं, हेवी लगते हैं, जिसके कारण हमको उनका वेट फील होता है। और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं इनके प्लेस टू प्लेस उन पे जो वेट है वो चेंज हो जाता है, और लिक्विड्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो वही फोर्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लग जाते हैं। एक बकेट जो है वो नॉर्मली अगर आप उठाएंगे तो उसका वेट आपको ज़्यादा लगेगा, बट जब आप उसको किसी पानी के अंदर, जब हम बकेट को कुएं में से निकालते हैं भर के, तो आप लोगों ने कभी इस चीज़ को फील किया हो कि उसका वेट हमको उस टाइम पे कैसा लगेगा, कम लगेगा। अगर आप इसको फील करना चाहते हैं तो आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, घर पे एक टब भरेंगे पानी का, उस टब में से क्या करेंगे, एक ग्लास वाटर या एक मग जो है वाटर का भरने के बाद में उसको वाटर के अंदर से उठा के लेके आना। तो जब उसको आप अंडर वाटर के अंदर मूव करेंगे तो आपको कोई फोर्स फील नहीं होगा, पर जैसे ही उस वाटर के मग को अब बाहर निकालेंगे वाटर सरफेस से, तो जैसे ही आप सरफेस से बाहर निकालेंगे उस पर क्या लगेगा, एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा, उसका वेट आपको थोड़ा सा ज़्यादा फील होगा। ये सारी चीज़ें आपको करके देखनी है, करके देखेंगे बड़ा मज़ा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। आगे देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे इसमें ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वी नो दैट द मून गोज राउंड द अर्थ, एन ऑब्जेक्ट व्हेन thrown upward reaches to a certain height and then falls downward. It is said that the Newton was sitting under a tree, an apple fell on him. The fall of an apple made the Newton start thinking. He thought that if the earth can attract an apple, it cannot attract the moon. Can it not attract the moon? Is the force same in both cases? He conjectured that the same type of force is responsible for both cases. तो ये हम लोग बात कर चुके हैं कि ग्रेविटेशन के बारे में। जब न्यूटन को आइडिया आया, जब एप्पल उनके सिर पर गिरा था तो फॉल हुआ, उस कंडीशन में उन्होंने सोचा कि एप्पल नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या सभी ऑब्जेक्ट्स का नीचे गिरने का कारण वही है, जो मून हमारे आसपास रोटेट हो रहा है, क्या उसका कारण भी वही है, क्या सभी चीज़ों के पीछे ग्रेविटेशन ही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचा और फाइनली कंक्लूजन निकाला कि यस, द आंसर वाज यस। जितने भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हमको दिखाई दे रहे हैं जो अर्थ पे रखे हुए हैं, उसके सरफेस पे टिके हुए होने का कारण क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है। जो मून हमारे अराउंड मूव कर रहा है उसका रीज़न भी क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है। अगर ग्रेविटेशन नहीं होगा तो हमारा जो मून है वो हम अर्थ के आसपास रिवॉल्व नहीं करेगा, वो सीधा स्पेस में चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जिस तरह से हम स्टोन को जब छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, तो वो स्टोन क्या हो जाता है, सीधा चला जाता है। कौन से डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। गुड, टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्टोन जो है वो मूव कर जाता है, ठीक है। तो अगर अर्थ का ग्रेविटेशन नहीं होगा तो मून भी उसी तरह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अगर सन का ग्रेविटेशन नहीं होगा तो अर्थ भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी। सारे प्लैनेट्स एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करते रहेंगे और वो कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएंगे, या वापस से रिवॉल्व होकर अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ पाएंगे, ठीक है। He argued that at each point of its orbit, the moons fall toward the Earth instead of going off in a straight line, so it must be attracted by the Earth, but that is not really see the moon falling toward the Earth. तो अब यहाँ पर ये बात हो रही कि हाँ भाई, अर्थ के आसपास मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब अर्थ क्या कर रही है, मून को अट्रैक्ट कर रही है। तो जब किसी चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं तो वो तो अंदर गिर जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि होता है ना कि आप किसी चीज़ को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करें तो वो तो आ जानी चाहिए। तो अगर मून को अर्थ जो है अट्रैक्ट करती तो मून क्या हो जाना चाहिए, घूमते 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 इस तरह से, जैसे मान लीजिए हमारी अर्थ है, ये हमारा मून है,
ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इस तरह से घूमते हुए कहाँ जाना चाहिए, फॉल्ट ऑन द अर्थ, तो ये इसको इस पर गिर जाना चाहिए, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम दो फोर्स की बात करेंगे। जब मून रोटेट हो रहा है ना, ये हमारा मून हो गया, ये हमारी अर्थ हो गई, तो ये मान लीजिए मून जो है वो रोटेट हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए अर्थ का कोई फोर्स नहीं है, तो आप कभी झूले में बैठे हैं, सराउंड वाले झूले में? क्या होता है, अभी हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की थी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगता है, हमेशा आउटसाइड में। जब कोई चीज़ रोटेट होती है तो कहाँ लगता है फोर्स, आउटसाइड में। जैसे आप बाइक टर्न करते हैं, कार टर्न होती है, इनर्शिया पढ़ा था अपने लास्ट चैप्टर में। सारी चीज़ें क्या होती है, जब आपका पाथ टर्न होता है या पाथ चेंज होता है तो डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लगता है, फोर्स किधर लगता है, आउटसाइड। ये आउटसाइड फोर्स जो होता है वो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के साथ क्या होता है, बैलेंस होता है, ठीक है। तो दोनों फोर्स लगते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों फोर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो जब जो मून है यहाँ पर आता है तब भी एक फोर्स इधर लगता है और एक फोर्स इधर लगता है, और दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इसके कारण ये क्या करता है, अपनी ऑर्बिट में मूव करता रहता है। हाँ, अगर मून का मास जो है वो कम होता जाए, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाए, तो इसका आउटवर्ड फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ये मूव करेगा कहाँ पर, अंदर की तरफ धीरे धीरे, ठीक है। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, मून का मास कैसा है, फिक्स्ड है, तो इस कारण वो क्या होता है, फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता जाता है, ठीक है ना। कोई एनर्जी लॉस होती नहीं है उसमें। अर्थ के आसपास का जो फोर्स है वो भी फिक्स्ड है, अर्थ का फोर्स ग्रेविटेशन उस पर इक्वल लगता है। इस पे हम और आगे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतना सा डिस्कशन काफ़ी होगा मेरे हिसाब से कि क्यों मून जो है वो अर्थ के ऊपर फॉल नहीं होता है। तो आपको सीधा सिंपल आंसर याद रखना है, क्योंकि मून का जो फोर्स होता है इनर्शिया के कारण, वो किधर होता है, आउटसाइड, और अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स किधर होता है, इनसाइड। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसके कारण क्या होता है, मून डज नॉट फॉल्स ऑन द अर्थ। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी पे हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं। सिंपल है, एक्टिविटी में क्या करना है, अ स्टोन डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर पाथ विद द वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्टोन का जो वेट है उसको बाहर के साइड फोर्स लगा रहा है, और स्टोन का जो थ्रेड है वो कहाँ पे फोर्स लगा रहा है, इनसाइड फोर्स लगा रहा है। तो इसके कारण स्टोन जो है एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। दोनों में से अगर एक भी फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जैसे अगर हम वेलोसिटी डिक्रीज कर दें तो आउटसाइड का फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, स्टोन की जो रेडियस है वो श्रिंक हो जाएगी, रेडियस छोटी हो जाएगी और स्टोन रुक जाएगा, ठीक है। या अगर हम स्पीड को बढ़ा दें तो आउटवर्ड फोर्स बढ़ जाएगा, या हम सेंटर से उसको रिलीज कर दें और आउटवर्ड फोर्स को बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्टोन जो है अपने ऑर्बिट में से छोड़ के बाहर की तरफ निकल जाएगा। जैसे अपनी स्पीड बढ़ा दें उसको घुमाने की, तो उस घुमाने की स्पीड बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा, अगर थ्रेड टूट जाएगा तो स्टोन टेंजेंशियल पाथ में चला जाएगा, ठीक है। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज द स्टोन मूव्स इन अ पर्टिकुलर circular path with a certain speed and change its direction at every point. The change in direction involves change in velocity or acceleration. The force that causes this acceleration and keeps the body moving along a circular path is acting toward the center. This force is called centripetal force. देखिए यहाँ पर जो वर्ड है वो फोर्स का नाम है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। किधर लगेगा ये फोर्स, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ लगेगा। इसको हम सेंटर सीकिंग फोर्स भी बोलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स द स्टोन flies off along a straight line. This straight line will be tangent to a circular path. तो ये जो लाइन होती है, AC जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होगी, या तो वो A की तरफ जा सकता है या फिर C की तरफ जा सकता है, डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो टेंजेंट के बारे में क्या दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन दैट मीट्स द सर्कल एट वन पॉइंट, one and only one point is called tangent to a circle. The straight line ABC is tangent to the circle at point B, ठीक है।
अभी देखिए हम ये इतनी सारी कहानी इसलिए आपको मैंने सुनाई है क्योंकि ग्रेविटेशन के ऊपर जो है आप लोगों ने डेरिवेशन वगैरह देख लिया है, पर थोड़ा सा इसके स्टोरी को डिस्क्राइब करना ज़रूरी है, नहीं तो चैप्टर इंटरेस्टिंग कैसे होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स दिए हुए हैं इसके बारे में। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। किसके कारण होता है मोशन? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। फोर्स का नेम याद रखना है। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। किस कारण प्रोवाइड कर रहा है? कौन प्रोवाइड कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इफ देयर वर नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। ओवैसी बात है, अगर कोई सर्कुलर पाथ है, अगर कोई चीज़ इसको इधर अट्रैक्ट नहीं कर रही सेंटर की तरफ, तो ये कहाँ चला जाएगा? सीधा का सीधा चला जाएगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, टर्न होने के लिए क्या होना चाहिए? एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। जैसे कोई इधर जा रहा है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर इसको इस डायरेक्शन में मुड़ना है तो क्या लगेगा? यहाँ पर एक फोर्स होना चाहिए जो इसको इधर टर्न कर सके। अगर फोर्स नहीं होगा तो ये स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, तो एक फोर्स होना चाहिए जो इसको इस तरफ अट्रैक्ट करे। अगर जो इधर अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर पॉइंट हो जाएगा। फिर अगर और फोर्स को अगर और टर्न करना है तो और फोर्स होना चाहिए जो इधर अट्रैक्ट करे। ठीक है, और आगे जाएगा, एक और फोर्स होना चाहिए जो इधर अट्रैक्ट करे। फिर और आगे फोर्स होना चाहिए जो इधर अट्रैक्ट करे। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? मेरे हिसाब से अब तक समझ में आ गया होगा कि हमेशा फोर्स किधर लगना चाहिए? सेंटर की तरफ फोर्स लगना चाहिए, तब जाके कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा? किसी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ठीक है, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। इट इज सीन दैट फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द अर्थ। डज द अर्थ एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड द एप्पल। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये कि क्या सिर्फ अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करती है या अर्थ सिर्फ हमको अट्रैक्ट करी है? हम अर्थ को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखिए सिंपल सी बात है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि देखिए एक इतना भारी ऑब्जेक्ट और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, इस पे भी हमने फोर्स लगाया, इस पे भी हमने फोर्स लगाया। ठीक है, दोनों पे हमने बराबर फोर्स लगाया। इसका मास कैपिटल है बहुत ज़्यादा 100 kg, इसका मास बहुत कम 10 ग्राम। ठीक है, चलो ठीक है, क्वेश्चन को चेंज करते हैं। एक हमने क्या किया, आपको ऑब्जेक्ट दे दिया जो हम वेट लेते हैं ना, वेट तोलने के लिए, है ना। तो जो वेट होते हैं उसमें अलग अलग टाइप का होता है। तो एक आपको स्फेयर दे दिया मेटल का जिसका वेट मान लीजिए कितना है 20 kg है। ठीक है, 100 kg नहीं देते हम, कितना ले लेते हैं 20 kg ले लेते हैं, 20 kg। आपको इसको थ्रो करने के लिए बोला, आपने इसको थ्रो किया, कितनी दूर तक जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी दूर। और हमने क्या किया, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया जिसका वेट कितना मान लीजिए 20 ग्राम, 20 ग्राम। ठीक है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट क्या ले लेते हैं, छोटा ऑब्जेक्ट कोई भी ले लेते हैं। मान लीजिए हमने सीड ले लिया, किसी चना ले लिया, ठीक है, एक ग्रेन ले लिया, उसको आपने क्या किया, थ्रो किया। तो थ्रो किया तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा दूर तक जाएगा। बुलेट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी स्पीड के साथ, उतने ही फोर्स में। गन, उसे हमने पढ़ा था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, याद दो। तो गन की स्पीड क्या होती है, रिकॉल वेलोसिटी में बहुत कम हो रही थी। या और देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं कि क्या किया आपने, किसी स्टूडेंट को पुश किया, ठीक है, एक बहुत भारी सा लड़का है, मोटा सा, ठीक है, उसको आपने धक्का दिया तो क्या होगा, थोड़ी सी दूर तक जाएगा। उसकी जगह क्या हो गया, एक दुबला पतला सा लड़का खड़ा है और उसको आपने पुश किया, तो उसको आप जैसे पुश करेंगे वो क्या होगा, दूर जाके गिरेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि उतना ही फोर्स अगर लग रहा है तो जो ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसमें हमको मोशन दिखाई नहीं देगा, एक्सेलरेशन दिखाई नहीं देगा। वो चीज़ें मतलब उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसमें मोशन हमको दिखाई, मूवमेंट दिखाई नहीं देगा, कम दिखाई देगा। और जो ऑब्जेक्ट बहुत ही कम है मास में, उसमें मोशन जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, और थोड़ा सा हम इसको डिफरेंस करते, देखिए यहाँ पे दो लोग थे, अभी आप फोर्स लगाइए, जाके बाहर एक साइकिल खड़ी हुई, साइकिल को आपने धक्का दे दिया, लात मार दी, साइकिल क्या होगी, गिर जाएगी। ठीक है, और आप गए, एक ट्रक खड़ा हुआ है, ट्रक में आपने लात मार दी, ट्रक गिरेगा? नहीं गिरेगा।
फोर्स उतना ही लगाया आपने, पर क्या हुआ, दोनों के मास का कम डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। तो अब आप इमेजिन करो कि दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक अर्थ जैसा बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया जिसके पास बहुत ज़्यादा मास है कंपैरिजन में, किन्हीं ऑब्जेक्ट्स कंपैरिजन में, आपके कंपैरिजन में, मेरे कंपैरिजन में, बिल्डिंग्स के कंपैरिजन में, ट्रीज़ के कंपैरिजन में, स्टोन्स के कंपैरिजन में, एप्पल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मास है। तो जब अर्थ एप्पल पे फोर्स लगाएगी तो एप्पल जो है वो भागता हुआ चला जाएगा अर्थ की तरफ, पर एप्पल अगर अर्थ पे फोर्स लगाएगा तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो जो एक्सेलरेशन होगा वो इतना स्मॉल होगा कि वो दिखाई नहीं देगा, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। ठीक है, सिंपल फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं उसको, नेग्लिजिबल बोलते हैं। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, ज़ीरो तो नहीं होता पर जीरो के इक्विवेलेंट ही होता है, उसको हम मतलब बोलते हैं ना, उसको हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, इतना कम उस पर एक्सेलरेशन होगा, मोशन होगा। ठीक है, तो अर्थ जो है एप्पल को अट्रैक्ट करती है, बिल्कुल एक करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आपसे पूछेंगे कि क्या एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो इसका आंसर क्या होगा, यस, एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बट किस में मोशन होगा और किस में मोशन नहीं होगा, या किसका मोशन विजिबल होगा किसका मोशन विजिबल नहीं होगा, तो जो एप्पल है उसका मोशन विजिबल होगा, और जो अर्थ है अगर हम रखते हैं उसको तो उस अर्थ का मोशन जो है वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर किस पर डिफरेंस आ रहा है, मास पे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। यस, एप्पल क्या करेगा, अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन द गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑन ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ एप्पल इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अर्थ, सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड द एप्पल। हमको ये अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ मूव करते हुए दिखाई नहीं देगी। ठीक है ना, बट फोर्स लगेगा। क्या एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो आंसर क्या होगा, यस, एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। एक्सटेंड द सेम आर्गुमेंट फॉर व्हाई द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड द मून। तो इसी तरह कारण क्या होती है, अर्थ जो है वो मून की तरफ भी मूव नहीं होती, क्योंकि अर्थ का मास मून के मास के कंपेरिजन में क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, दैट्स इट। आगे, in our solar system all planets goes around the sun. By arguing the same way, we can say that there exists a force between the sun and the planets. From the above facts, Newton conclude that not only does the earth attract an apple and the moon, but all the objects in the universe attract each other. सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, These force of attraction between the objects is called gravitation force. तो सभी ऑब्जेक्ट्स जिनके पास मास है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो फोर्स बीच में लग रहा है वो फोर्स क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था ग्रेविटेशन का वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा ये डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को आप लोगों ने पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एक बार और डिस्कस करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास क्या है, मास है। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स विच हैज मास विल अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे, हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे जिनके पास क्या है, मास है। तो या एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स विच हैव मास विल अट्रैक्ट ईच अदर। कोई भी ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स के अंदर जिनके पास क्या है, मास है, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, और वो अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो फोर्स कहलाएगा ग्रेविटेशन फोर्स, और वो फोर्स डिपेंड करेगा किन पे, विद द फोर्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, एवरी ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विद द फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द products of their masses and inversely proportional to square of distance between them. The force is along the line joining the center of two objects. तो ये जो हो गया ये हमारा स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट है ये। ठीक है,
तो क्या स्टेटमेंट हो गया, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विल अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स every object in the universe will attract every other object with the force which is proportional to product of their masses। किस पे डिपेंड करेगा ये, प्रोडक्ट ऑफ मास पे डिपेंड करेगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके लिए, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। चलो इसको थोड़ा सा हम डायग्राम से समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। ठीक, किस समझते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक, क्या ऑब्जेक्ट्स हो गए, ए और बी। डिस्टेंस मेज़र करना है तो डिस्टेंस जो होगा कहाँ से मेज़र करेंगे आप, सेंटर से। ठीक है, कहाँ से मेज़र करेंगे, सेंटर से मेज़र करते हैं। क्यों, देखिए अर्थ जो है बहुत बड़ी है, इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, 6400 किलोमीटर्स रेडियस है इसकी। ये जो रेडियस है ना ये वाली, सेंटर से। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट की बात करें तो दो अपोजिट पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अराउंड 12,000 किलोमीटर्स। बहुत ज़्यादा हो गया है ना। हम लोग कॉपी में सर्कल बनाते हैं 5 सेंटीमीटर डायमीटर का। कंपैरिजन करके देखेंगे आप लोग तो मज़ा आएगा थोड़ा। ठीक है ना, तो ये कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, पूरी अर्थ का जो मास है, अर्थ तो कुछ भी नहीं है उसके कंपैरिजन में, सन के कंपैरिजन में। ठीक है, सन का जो है मास बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए हमने क्या माना कि सारा का सारा मास कहाँ पर होगा, सेंटर पे। ठीक है, तो याद रखना है कि डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, सेंटर से मेजर करते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का साइज कुछ भी हो सकता है, 2 प्लैनेट्स हो सकते हैं, 2 बुक्स हो सकते हैं, 2 एप्पल्स हो सकते हैं, 2 बस हो सकते हैं, 2 बाइक हो सकते हैं, 2 पर्सन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जिनके पास क्या है, मास है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, अभी कोई ऑब्जेक्ट्स आसपास नहीं है, सराउंडिंग है, स्पेस में है, फ्री। 2 एप्पल्स रखे हुए हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास जो है कुछ भी ले सकते हैं, m1 m2 ले सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने मास लिया है कैपिटल M और स्मॉल m। ठीक, और यहाँ पर इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना लिया है, t। अब देखिए सिंपल बात है कि हम बात करें कि जो फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। तो जितना ज़्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही फोर्स क्या होगा, ज़्यादा कि कम, उतना ही फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो रिलेशन है हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिजिक्स जब तक पढ़ेंगे तब तक आपको ये चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या अंतर होता है, या क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्या होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब किसी चीज़ को, किसी क्वांटिटी को बढ़ाने पे दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, उस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, तो रिलेशन कहलाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब अगर मास के बढ़ने से फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो कैसा रिलेशन हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आपको याद रखना है, ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स। तो जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास पे, और कैसा प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कैसे लिखेंगे वो हम डिस्कस करेंगे आगे। और दोनों के डिस्टेंस पे बात करें तो डिस्टेंस की बात क्या होगी कि फोर्स जो होगा, कॉमन सेंस की बात है, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, अगर दूर दूर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, कम कैसे लगेगा, फोर्स कम लगेगा। डिस्टेंस को इंक्रीज करने पे फोर्स कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो डिस्टेंस कैसा हो गया, इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स का मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को इंक्रीज करने पे जब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या कहलाता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। एक को इंक्रीज किया दूसरा डिक्रीज हो गया, डिस्टेंस को इंक्रीज करो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, तो कैसा प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम देखते हैं आगे कैसे लिखा हुआ है। दो ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमको बात करनी है। कंडीशन हमने एज्यूम की, क्या कंडीशन एज्यूम की कि लेट्स द टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास m एंड कैपिटल M एंड स्मॉल m लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम ईच अदर शोन इन फिगर। तो फोर्स क्या हो जाएगा, लेट द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स विल बी F। तो F से रिप्रेजेंट किया है फोर्स को। अब अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या करना है, सीधे सीधे लिखना है, F के इक्वल्स टू में लिखेंगे
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं हम लोग? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को लिखते हैं हम लोग इस तरह से, ये लिखा हुआ है F इज प्रोपोर्शनल टू M कैपिटल M इनटू स्मॉल m, प्रोडक्ट ऑफ मास, दो ऑब्जेक्ट्स दोनों ऑब्जेक्ट के मास के मोमेंट प्रोडक्ट के इक्वल, एंड द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब ये हो गया कि देखो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सामने लिखना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेसिप्रोकल में लिखना है 1/d²। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस किस पे प्रोपोर्शनल होगा? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इस पे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे। स्क्वायर ऑफ, तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हो गई, दो इक्वेशन बन गई। एक में हो गया फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m, और फोर्स दूसरा वाला हो गया फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। ये डेरिवेशन हो रहा है, फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। जब हम फॉर्मूला बनाते हैं फिजिक्स के अंदर तो पहले हम उन सिम्बल्स को, उन फैक्टर्स को देखते हैं जिन जिन चीज़ों पे फोर्स या कोई क्वांटिटी डिपेंड करें। यहाँ पर हम फोर्स का फॉर्मूला बना रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे। मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे पता चला? जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा डिस्टेंस, डिस्टेंस पे कैसा प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1/d² लिख दिया। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना है, तो कंबाइन करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी F इक्वल्स टू m1 इंटू m2/d²। यहाँ पर ये जो साइन लगा हुआ है ये साइन है प्रोपोर्शनल का, मीन्स रिलेटेड टू। मीन्स क्या हुआ इसका? रिलेटेड टू। फोर्स जो है वो इन चीज़ों से रिलेटेड है। कौन सा फोर्स है ये वही फोर्स है। कौन सा? जो हम पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ रहे हैं। कौन सा फोर्स है ये? ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, थोड़ा अब इस ग्रेविटेशन फोर्स को यहाँ पर ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल को हटाने के लिए, इस रिलेटेड टू सिंबल को हटाने के लिए हमको क्या पुट करना पड़ता है? हमेशा फॉर्मूला बनाने के लिए लगाना पड़ेगा इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू लाने के लिए हम पुट करते हैं कांस्टेंट। क्या पुट करते हैं? कांस्टेंट। एक वैल्यू पुट करना पड़ती है जिससे ये सारी चीज़ें क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। अभी हमने सिर्फ यहाँ तक ये क्या बता रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है कि हाँ भाई फोर्स जो है वो मास से रिलेटेड है, फोर्स दूसरे वाले के भी मास से रिलेटेड है, फोर्स डिस्टेंस से रिलेटेड, पर कैसे रिलेटेड है वो भी हो गया। अब कितना क्वांटिटी वाइज नंबर्स में कैलकुलेट करना है, तो नंबर्स में कैलकुलेट करने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा? हमको एक कांस्टेंट वैल्यू इसमें रखनी पड़ेगी, और वो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर हमने रखी है कौन सी? कैपिटल G। अब ये कैपिटल G क्या होता है? तो ये कैपिटल G हमारा जो है वो क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये कैपिटल G हो जाएगा, वेयर G इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या है ये हमारा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या है? यूनिवर्सल का मतलब समझ में आया कि यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट करने के लिए? ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। ग्रेविटेशन कांस्टेंट तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेविटेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होगा। इसके बाद में इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज किया है G को इससे रिलेट करने के लिए। अभी इस फॉर्मूले में क्या किया है? इसको चेंज कर दिया। इसको देखते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया है, इस फॉर्मूले में G की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे? ये जो है Fg1 इंटू, तो यहाँ पर था F इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m/d²। इस d² को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और m1 m2 या कैपिटल M स्मॉल m को डिवाइड में ले जाएंगे तो G की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो G की वैल्यू क्या हो गई? F इंटू d²/m1 इंटू m2 या कैपिटल M स्मॉल m। यहाँ से हम इसको यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट वगैरह हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगी? देखिए सभी की यूनिट पुट कर दो। फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन। डिस्टेंस की होती है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और नीचे मास ये kg हो जाएगी, इसकी भी kg हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा kg²। ऊपर लेकर जाएंगे तो पर kg²। तो यहाँ पर G की SI यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। किसकी? ये कैपिटल G की SI यूनिट है। ये कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ये। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? ये डिस्कवर किया था किसने? G वॉज फाउंड आउट बाय हेनरी
कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था। ठीक है, इसको छोड़ेंगे, यहाँ पर साइंटिस्ट का नेम याद करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप करना चाहे तो जनरल नॉलेज के लिए कर सकते हैं। एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ जी कितनी हो जाएगी, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। वी नोट दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ attraction between any two objects. Compute the value of the force given between you and your friend sitting close by. Calculate. Conclude. How do you calculate? तो ये कैलकुलेशन जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, ये इन्वर्स रिलेशन दिया हुआ है, इसको भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंस देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या इम्पोर्टेंस है, तो 3 पॉइंट्स याद करने हैं हमको। सिंपल पहली चीज़ हम लोग थे कि कॉमन सेंस की बात है। पहली चीज़ तो हम लोग जो है सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं सारे ऑब्जेक्ट्स, ये इम्पोर्टेंस है। मतलब इम्पोर्टेंस मतलब कहाँ कहाँ हमको ग्रेविटेशन फोर्स दिखाई दे रहा है या कहाँ नेसेसरी है। तो सिंपल सी बात है, जब हम किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस अगर आपको पता करनी है तो आपको क्या लॉजिक लगाना है कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए लगा सकते हैं इसको आप। ठीक है, इम्पोर्टेंस अगर आपको पता करनी है तो क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट को ये एज्यूम कर लेना कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता। क्या एज्यूम करेंगे कि अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है या वो चीज़ नहीं है तो क्या होता, तो ऑटोमेटिकली आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास साइंस की बुक की आपको इम्पोर्टेंस नहीं पता, पर मान लीजिए एग्ज़ाम आ गई और आपकी साइंस की नोटबुक कहीं पे गुम हो गई, तो आपको बिल्कुल आसानी से उसकी इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी। ठीक है, आपके पास कोई भी चीज़ आपकी फेवरेट हो सकती है, कोई ड्रेस हो सकती है, बाइसिकल हो सकती है। ठीक है, बाइसिकल आप दिन भर लेके घूमते रहते हो उसको, है ना, पर उसकी इम्पोर्टेंस कब पता चलती है, जब वो हमारे पास में नहीं होती। तो कोई भी चीज़ की इम्पोर्टेंस पता करनी है तो क्या एज्यूम करना है कि वो हमारे पास में है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखते हैं क्या होता। ठीक है, तो सिंपल डिस्कशन हो जाएगा। अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो हम लोग सब हवा में उड़ते रहते, अर्थ जो है वो सन के अराउंड रोटेट नहीं होती, मून जो है वो अर्थ के अराउंड रोटेट नहीं होता। ठीक है, तो ये कंडीशंस बनती। और जो हमारे अर्थ के सरफेस पे सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा है वाटर। ठीक है, ओशंस में क्या है, वाटर। तो हमारा जो वाटर है ना वो भी हमारे पास नहीं बचता, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन नहीं होता, तो सारा वाटर क्या हो जाता है स्पेस में, पता भी नहीं चलता कि वाटर है भी या नहीं है या था कभी, कोई चीज़ है ना, ऐसे कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन के कारण ही सारे ऑब्जेक्ट्स अर्थ सरफेस पे बाउंडेड है। ग्रेविटेशन के कारण ही मून जो है अर्थ के अराउंड रोटेट हो रहा है। ग्रेविटेशन के कारण ही अर्थ जो है सन के अराउंड रोटेट हो रही है, सॉरी रिवॉल्व हो रही है। वर्ड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रोटेट और रिवॉल्व में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, रिवॉल्व मीन्स किसी के आसपास चक्कर लगाना, रोटेट मतलब अपनी एक्सिस पे ही रोटेशन करना। ठीक है, तो अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व हो रही है, मून भी जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है ग्रेविटेशन के कारण। और लास्ट जो रहेगा हमारा इंपॉर्टेंस, जो अर्थ में सॉरी ओशंस में जो आप लोग देखते हैं हाई टाइड्स और लो टाइड्स का आपने नाम सुना होगा, ये किसके अट्रैक्शन के कारण हो रहा है, ये किसके ग्रेविटेशन के कारण, मून के ग्रेविटेशन के कारण। जब मून जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में वो सरफेस वाटर को, ओशन के सरफेस वाटर को अट्रैक्ट करता है और उस प्लेस पे हाई टाइड्स बनते हैं। और उसके जस्ट 90 डिग्री अपोजिट साइड में, 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री साइड में लो टाइड्स बनते हैं। हाई टाइड्स लो टाइड्स पे कहानी फिर से सुनानी पड़ेगी मुझे आपको, नेक्स्ट लेक्चर में हाई टाइड लो टाइड पे हम बात कर सकते हैं डिटेल में। ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं है इसलिए हम बात नहीं करेंगे। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और नोट करनी है। इसका न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।